हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी कक्षा 12वीं विषय भौतिकी असाइनमेंट 6 माह जनवरी 2022 का सॉल्यूशन, जिसमें देखिए क्वेश्चन फर्स्ट अब पूछा गया है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के लिए क्रमशः 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इनमें से कौन नाभिक अधिक स्थायी है? ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन संलयन क्रिया से अल्फा कण बनने की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? वह पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जबकि ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। चूंकि यहाँ अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.1 जो ड्यूट्रॉन के प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.1 से अधिक है, अतः अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन से अधिक होती है। इस कारण से अल्फा कण जो है वह अधिक स्थायी होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन संलयन क्रिया से अल्फा कण का बनना यहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया है। तो यहाँ ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.1, चूँकि यहाँ पर इसके दो अणु जो है संलयन होकर हीलियम नाभिक बना रहे हैं, अतः ड्यूट्रॉन की कुल बंधन ऊर्जा 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तथा अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.1 दिया है। चूँकि यह 2He4 होता है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.1 को तो अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ड्यूट्रॉन जो है वह 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा हीलियम कण जो है अल्फा कण जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 28.4 है, दोनों को माइनस करेंगे तो अल्फा कण बनने में उत्सर्जित ऊर्जा 24 मेगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। वह पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग ऊष्मा स्थानांतरण यानी मंदक के रूप में किया जाता है। प्रश्न 2 पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक बायस की अवस्था में प्रायोगिक परिपथ आरेख खींचते हुए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक बायस अवस्था में VI अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचिए। और वह पूछा गया है दिए गए चित्र में संधि डायोड D अग्र अभिनीत है अथवा उत्क्रम अभिनीत। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन में पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अवस्था में प्रायोगिक परिपथ और पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अवस्था में VI अभिलाक्षणिक वक्र दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं। आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा पीएन संधि डायोड का पश्चदिशिक अवस्था में प्रायोगिक परिपथ एवं पीएन संधि डायोड का पश्चदिशिक अवस्था में VI अभिलाक्षणिक वक्र दिखाया गया है। वह पूछा गया है दिए गए चित्र में पीएन संधि डायोड जो है वह कौन सी अभिनीत में है? तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट पीएन संधि डायोड जो है उसका पी अर्धचालक -10 वोल्ट विभवांतर आरोपित है, अतः संधि डायोड D उत्क्रम अभिनत में होगा। प्रश्न 3 लॉजिक गेट क्या है? आपको निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ दिए गए हैं जिनमें नैंड गेट जुड़े हुए हैं। इन दोनों परिपथों द्वारा की जाने वाली तर्क संक्रियाओं का अभिनिर्धारण कीजिए। तो देखिए लॉजिक गेट उस अंकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दो लॉजिक गेट का विद्युत परिपथ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पहला ए जो है वह लॉजिक गेट जो है जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एंड गेट प्राप्त होगा। किस प्रकार से होता है वो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो भी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। इस प्रकार से लॉजिक गेट के विद्युत परिपथ से कौन सा नया लॉजिक गेट प्राप्त होता है वो भी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, समझाया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन 4 आयाम मांडुलन क्या है?
संदेश संकेत, संवाहित तरंग तथा मांडुलिक तरंग को चित्र से प्रदर्शित कीजिए। मांडुलन सूचकांक का सूत्र लिखिए। आयाम मांडुलन, आयाम मांडुलन उस मांडुलन को कहते हैं जिसमें वाहक तरंग का आयाम मांडुलस सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें मांडुलिक सिग्नल की आवृत्ति तथा कला वाहक तरंग की आवृत्ति कला के समान होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन में संदेश संकेत, संवाहित तरंग तथा मांडुलिक तरंग तीनों को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिए। तथा मांडुलन सूचकांक या मांडुलन गुणांक का फार्मूला होता है मांडुलन सिग्नल का आयाम अपान वाहक तरंग का प्रारंभिक आयाम, यानी मांडुलन सूचकांक म्यू इज इक्वल टू ए एम अपान ए सी। क्वेश्चन 5 पूछा गया है, एन-पी-एन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक वोल्टेज को स्थिर रखकर जब आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर बढ़ाई जाती है तो संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर बढ़ जाती है। ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक याद कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन में एन-पी-एन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाया गया है चित्र के साथ। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिए। इसी का सेकेंड पार्ट दिया है, देखिए यहाँ पर संग्राहक वोल्टेज VCE को नियत रखकर आधार धारा में परिवर्तन डेल IB का वैल्यू दिया है 100 माइक्रो एम्पियर। इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो डेल IB इज इक्वल टू 10⁻⁴ एम्पियर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दिया है संग्राहक धारा में वृद्धि डेल IC इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। एम्पियर में बदलेंगे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। तो डेल IC इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर प्राप्त होगा। अतः अगर इसको कॉमन अमीटर विधा में लेंगे तो ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा AC इज इक्वल टू डेल IC अपान डेल IB, जहाँ VCE को नियत रखा गया है। इसके वैल्यू जो ऊपर में दिया है उसको रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा AC इज इक्वल टू 20 प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से असाइनमेंट 6 के सभी क्वेश्चन को आप लोगों को समझा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिए। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं चैनल में बने रहिए। थैंक यू।